अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो उर्दू के अहम खुलासे और उसके अलावा उनके मतलब नज़म और उनके जो चैप्टर्स हैं उनमें से जो अहम आपके खुलासे हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके कौन कौन से अहम खुलासे हैं। और उसके अलावा गज़ल और नज़म में से जो से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अशार हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आप अगर इन्हीं अशार की तैयारी कर लें, इन्हीं गज़लों के अशार की तैयारी कर लें या इन खुलासों की तैयारी कर लें अच्छे से, तो आप अच्छे से मतलब आपका जो ये खुलासों का पोर्शन और उसके अलावा नज़म गज़ल के खुलासे और हमारे पास उसके अलावा हो गए आपके ये चैप्टर्स के खुलासे एंड हमारे पास जो इशार हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका 10 नज़मों के खुलासे तैयार करें, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे मतलब जो सबसे ज़्यादा अहम खुलासे हैं वो कौन से हैं। वो है मैदान करबला में सुबह का मंजर, मुस्तकबिल की झलक और उसके अलावा बातें नौजवान इस्लाम और वहदानियत। ये जो 4 आपके खुलासे हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इनको लाजमी तैयार करना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किल होती है कि खुलासे उनको याद नहीं होते, वो रट्टा लगा रहे होते, बल्कि खुलासे रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। अगर इन्हीं खुलासों को आप अच्छे से लर्न करने याद करने का तरीका कैसे है कि आप इनको स्टोरी की तरह रीड आउट करें, मतलब एक स्टोरी की तरह समझकर एक दफ़ा ही अगर आप पढ़ लें तो दोबारा इसको आप मेरे ख्याल से अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये टू द पॉइंट लिखने का कहीं भी नहीं होता कि खुलासे आपने टू द पॉइंट लिखने हैं। सेकेंडली, खुलासे लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप दरमियान में ऐसी कोई चीज़ यूज़ ना करें, जैसे हमारे पास हो गया किसी भी चीज़ का हवाला, हदीस, गज़ल और उसके अलावा शेर वगैरह, ऐसा कुछ भी खुलासे के अंदर यूज़ मत करें। बल्कि खुलासा जो है आपका, जैसे कि आपकी बुक की जो स्टोरी है वो 3 से 4 पेजेस की होती है, तो उन्हीं पेजेस को यूटिलाइज करके मतलब 3 से 4 पेजेस को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और आपका खुलासा एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस का ही होना चाहिए बोर्ड के अंदर। अगर आप 3 to 4 पेजेस का खुलासा लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि एग्जामिनर आपको उनमें से मार्क्स मतलब अच्छे गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा सेकेंडली हमारे पास ये होता है थर्डली कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी दें। प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी, जैसे ये नज़मों के हमारे पास खुलासे हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर आपने ये नाम लिखा खुतबात जवान इस्लाम, नाम आपका आ गया, उसके बाद आपने लिखना है कि इस खुलासे के जो शायर हैं उनका क्या नाम है। शायर का नाम लिखने के बाद आपने शायर के बारे में 2 से 3 अल्फाज बयान करने हैं, मतलब 2 से 3 लाइंस आपकी हो गई। और उसके अलावा आप चाहें तो एक पैराग्राफ शायर के बारे में लिख सकते हैं। वहाँ से आप स्टार्टिंग करें और एंडिंग जो है, एंडिंग भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर जो एग्जामिनर है वो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग ही पढ़ ले तो उसको पूरे खुलासे की समझ आ जाए और उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़े कि हाँ बच्चे ने बहुत पढ़ा है। इवन उसने शायर के बारे में भी लिखा है, शायर के बारे में भी मेंशन किया कि शायर किस तरह का है या उसकी क्या आदत थी जिसकी वजह से उसने ये नज़म लिखी। सो हमारे पास ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नज़म आ गई जो कि अभी आपको 4 बताई गई। इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इनकी अगर मतलब इनको आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है अच्छे से समझकर, ताकि आप उसे अपनी वर्डिंग में लिख सकें। सो हमारे पास खुलासा नज़म का जो खुलासा है वो आप 1 से 1.5 पेज में करें। और जो हमारे पास आगे यहाँ पे नसर के खुलासे, जो चैप्टर्स के खुलासे हैं वो हमने 3 to 4 पेजेस में करने हैं, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स भी उसके मुताबिक आपके फुल दे, एटलीस्ट आपका 1 या 1.5 नंबर आपका काटे। सो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 3 आ गया, मंदरजा झैल नस्ल का खुलासा तहरीर करें। नसर का खुलासा हमने तहरीर करना है। इसमें हमने सबसे पहले मुसन्निफ का नाम और सेम एज इट इज़ जैसे हमने गज़ल के नज़मों के खुलासे में बताना है कि मुसन्निफ का शायर जो है वो कौन है या उनके बारे में डिटेल से हमने एक पैराग्राफ या 3 to 4 लाइन्स हमने बयान करनी है। इसी तरह हमने मुसन्निफ के जो नज़म आपके चैप्टर्स के खुलासे उनमें मुसन्निफ के बारे में हमने बताना है कि इस चैप्टर का जो मुसन्निफ है वो ये है और उसके बारे में 3 से 4 हमने उसकी खसाइस या उसकी आदतें बतानी है जो कि आपको गिवन होती है। सो इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं अपनी मदद आप, सफारिश, चिराग की लू और दोस्ती का फल। सो ये 4 चैप्टर्स जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इवन मतलब तकरीबन ये ज़्यादातर आपके पास पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिएगा इनकी कि जिस तरह से आपको बताई गई है। और बेहतर है कि आप कट मार्कर यूज़ करें 604 और 5। और इसके अलावा आप जब कट मार्कर यूज़ करें मतलब एक मार्कर से आप 604 से अगर लिख रहे हैं तो 605 से डबल अंडरलाइनिंग के लिए वो यूज़ करें। सो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़में आ गई। नेक्स्ट आ गई हमारे पास गज़लें।
सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी चैप्टर्स के अंदर मतलब कौन कौन सी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़ल हैं और कौन कौन सी आपकी शेर हैं जिनको आपने लाजमी तैयार करना है, ताकि आपका मतलब पेपर जो है नज़म और गज़ल के अकॉर्डिंग भी आपका फुल ऑन डन हो जाए, मतलब आपको अच्छे से आता हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नज़र में कौन सी हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। इसी तरह लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान तू है। स्टूडेंट्स, इनमें से मैं कुछ आपकी रीड आउट कर रही हूँ, बाकी जो है वो आप साथ साथ देखते जाए, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद करते जाए, ताकि आपको ये पता हो कि ये गज़लें इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने याद करना है। सबसे पहले इन्हीं गज़लों को अच्छे से याद करें, फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी याद कर सकते हैं, लेकिन आप कम वक्त में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं गज़लों को अच्छे से याद कर ले तो आपका फुल पेपर मतलब गज़लों के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पे तशरीह के अकॉर्डिंग जिनकी नज़मों की और आपने गज़लों की करनी होती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरह हमारे पास आ गया नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है मेहमान तू है, किरदार ये का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई शराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो समान। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, गर बार चुराया तो वहीं छोड़ के बैठे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया जीने का ना अंध वो ना मरने का गम, जरा गम, यकसा है इन्हें जिंदगी और मौत का आलम। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका शेर आ गया दिन रात घड़ी पहर माह वो साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, हर बुरगे गुल पे कतरा शबनम की वो झलक। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका शेर आ गया उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बलाए नखल एक जो बुलबुल तो गुले हजार। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इन कवाकब के हौज होंगे नए नजमे तलू। नेक्स्ट वन इन दिनों रक्षिंदा तर ये आसमानों जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया हमको सौदा है गुलामी का कि आज़ादी की धुन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड आग मिसरा आ गया चंद ही दिन में हमारा इम्तिहान हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज ये परचम है रवायत अजीम शान का परचम, यही परचम है इस्तकलाल पाकिस्तान का परचम। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरदार। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखील से फर्जों तर है वो नज़ारा। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया शोला बनकर फूक दे खाक शाके गैरुल्लाह को, खौफे बातिल क्या है क्या के है गारत गरे बातिल भी तू है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपकी जो अहम इंपॉर्टेंट आपके गज़ल हैं अशार, गज़ल के अशार, उनके बारे में बताऊंगी कि आपके गज़ल के अशार कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको अच्छे से याद करना है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया फाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाबे लुटारा या हर सफरी का। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगा शीशा गरी का। सो नेक्स्ट वन इस शीश जहत अब तू तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार काश। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया अदम के कोच की लाजिम है फिक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दरिया दियार और राह में है। सो नेक्स्ट वन इज सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बेहतरी, हजार हा शजर सायादार राह में है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हमेशा मैंने गरीबा को चाक चाक किया, तुम तमाम मुफर रफूगर रहे रफू करते करते। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मेरे आशियाँ के तू थे चार तनके। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मेरे आशियाँ के तो थे चार तिनके, चमन उड़ गया आंधियाँ आते आते। सो नेक्स्ट वन इज चारा दिल सवाए सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका गज़ल आ गया हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ताबा का जाहूँ दराज सिलसिला हाय फरेब,
ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھے کب تک رہی. سو نیکسٹ ون از مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں. دل والوں کو اونچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. سو یہاں پہ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا کچھ غلط بھی تو نہیں میرا تنہا ہونا. آتش و آب کا ممکن نہیں یکجاں ہونا. اب تو کچھ اور ہی اجازے دکھایا جائے. شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کی موسٹ امپورٹنٹ غزل اور اشعار کی تشریح جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اس کا بھی میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے مطلب جو ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے اس میں آپ نے غزل کے اندر آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے کہ غزل کے شاعر کا نام کون سا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو جب تشریح کرنا ڈیفائن کرنی ہے تو اسی شاعر کے بارے میں آپ ڈیفائن کر دیں کہ وہ شاعر کے مطلب کہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں یا جو بھی ہے ان سے 3 سے 4 لائن سے ڈیفائن کر کے آگے غزل کی تشریح تقریباً آپ کی 1 سے 2 پیجز کی ہونی چاہیے. یہاں آپ کی نظم کی تشریح بھی ایسے ہونے چاہیے 1 سے 2 پیجز کی. اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں اٹیمپٹ تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن اپنی اچھی رکھیں اور موسٹ اسٹوڈنٹس کو اشعار کی تشریح جو ہے وہ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. میں پھر سے کہوں گی چیزوں کو رٹا مت لگائیں بلکہ ان کو سمجھ کے پڑھیں کہ اگر آپ نے جیسے اگر کوئی بھی شعر آپ نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کیا ہے تو آپ اس کے دیکھیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ کیا ہیں. میننگ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو خود سے تشریح میں کریں. اور موسٹلی غزلز میں ایک ہی بات بتائی گئی ہے جو عاشق اور محبوب اس کے بارے میں ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ مطلب انہی کی جو آپس میں حالات چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی نظمیں ہیں نظموں میں ڈفرینٹ مطلب ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے پاکستان پہ ہو گیا حمد ہوگی نعت ہوگی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاپک علامہ اقبال نے جیسے لکھی نظمیں تو اس میں آپ اس میں دیکھیں کہ وہ نظم جو ہے وہ کس کے اوپر ہے کس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہے شاعر اس میں کیا بتا رہا ہے اس کے بارے میں پھر آگے سے اس کو ڈیفائن کریں. شاعر کے بارے میں بتانے کے بعد اس کو آگے سے ڈیفائن کریں. اس طرح آپ کے جو مارکس ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے. انشاءاللہ آپ کے مارکس ویسے ہی اچھے آئیں گے. پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.